नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है? सीधा साधा मतलब ट्रांसक्रिप्शन का ये होता है कि आपका डीएनए जब अपनी इंफॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आरएनए की फॉर्म में तब्दील कर देता है, तब हम उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट भी करते हैं, उनके पास अपने राइबोसोम से, वहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये पहली लाइन, जो फर्स्ट लाइन जो लिखी है वहाँ, यहाँ पर भी लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टू द आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स। यहाँ भी आप प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी चलता है, यानी कि एक स्ट्रैंड को देखकर ही दूसरा स्ट्रैंड बनाया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो यहाँ बस फर्क ये रहता है कि जब आपका नया आरएनए बन रहा होता है डीएनए से, तो इंस्टेड ऑफ थायमिन आरएनए में आपका यूरेसिल आ जाता है। आरएनए में क्योंकि थायमिन तो नहीं होता है, आरएनए में आपका यूरेसिल होता है। दैट्स व्हाई द एंजाइम विल इनकॉर्पोरेट द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ द थायमिन इनटू द आरएनए। एंड हाउएवर, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of organism get duplicated। वहाँ तो ऐसा होता है रेप्लिकेशन के दौरान, क्योंकि रेप्लिकेशन आपका सेल डिवीजन के टाइम पर होता है, जिस समय सेल डिवाइड करती है, तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन पूरा डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होती है, पूरी कॉपी चाहिए होती है। सपोज क्रोमोसोम जितने होते हैं सारे के सारे कॉपी होते हैं, अपनी अपनी कॉपियाँ बनाते हैं, क्रोमेटिड्स बनाते हैं, फिर देन दे विल गेट सेपरेट्स, फिर वो सेपरेट होते हैं। लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि सारा डीएनए एक बार में ही अपना ट्रांसक्रिप्शन कर लेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनेगा, वो आरएनए आपका दैट कुड बी अ टीआरएनए, दैट कुड बी अ आरआरएनए, दैट कुड बी अ एमआरएनए। And if once mRNA in form, then the mRNA will send by the nucleus to the outside to the ribosome, and there should be a production of the protein। तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई हमेशा एक ही बार में सारा का सारा सेट करे और सारा अपनी प्रोटीन बना ले, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन एट द टाइम। सपोज कोई एंजाइम नहीं चाहिए है, तो वो एंजाइम क्यों बनेगा? तो इट विल रेगुलेटेड प्रोसेस। ये हम बाद में इसमें पढ़ेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हाउ अ जीन एक्सप्रेस इन ए रेगुलेटेड मैनर। नेक्स्ट लिखा है कि इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में एक ही सेगमेंट डीएनए का ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड कॉपीड इनटू आरएनए। इन दिस नेसेसिटी डिफाइनिंग द बाउंड्रीज that would demarcate the region in the strand of DNA that would be transcribed। नेक्स्ट है why both the strand। वो सवाल है जो आपको बताना है कि भाई why both the strand are not copied during a transcription has the simple answer। दोनों स्ट्रैंड की कॉपी क्यों नहीं होती है? अगर भाई मान लो हमारा एक ही डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, इसका ये 3 to 5 स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 स्ट्रैंड है, और अगर यहाँ पर इसमें है ए टी जी सी टी ए यू लाइक दिस, यहाँ क्या होगा टी ए सी जी ए टी ए, इस तरह से होगा। जब इसका एमआरएनए बनेगा तो इसका भी हम मान लेते हैं, ऊपर वाले को टेम्पलेट मानते हैं, तो आरएनए जो बनेगा वो आपका होगा यू ए जी के साथ आएगा सी ए यू ए। तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ना, क्योंकि ये यू ए जी कभी शुरुआत में नहीं होता, पर ये हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे ही समझने के लिए समझ लो। तो अगर ये आरएनए बन जाता है इसका, और मान लो अभी हम दूसरी बार दूसरे वाले को टेम्पलेट मान लें, नीचे वाले को, तो हमारा आरएनए बनेगा ए यू जी सी यू ए यू।
इस तरह से। तो देखो 2 आरएनए बन जाते हैं। अब इसके नाम की प्रोटीन तो अलग बनेगी क्योंकि कोड्स, इसकी कोडिंग अलग हो जाएगी, इसकी कोडिंग अलग हो जाएगी, तो दोनों की कोडिंग अलग अलग हो जाएगी। तो दोनों की कोडिंग अलग अलग होगी तो 2 प्रोटीन बनेंगी, जबकि एक ही प्रोटीन होगी आपकी बॉडी की जो ये बनाएगा। दूसरी प्रोटीन को आपका बॉडी जो है एंटीजन समझ लेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा और रिएक्शन हो जाएगी कुछ और। जबकि ऐसा नहीं होता है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो कि नहीं भी प्रोटीन बनाएगा, अगर सपोज करो प्रोटीन नहीं भी बनेगी, तो बात ये होगी भाई कि दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार हो जाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो इसका तो फिर कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन इसका हो ही नहीं पाएगा। ट्रांसलेशन तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता, ट्रांसलेशन तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता। तो ये दिक्कत है इसमें ना, ये बात यहाँ पर लिखकर बताई गई है। तो why the strands are not copied during transcription has the simple answer. First, if both strand act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. ठीक है ना, अलग अलग सीक्वेंस के 2 बन जाएंगे। And in turn, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different. And hence, one segment of the DNA would be coding for 2 different proteins. 2 अलग अलग प्रोटीन बना लेंगे। And this would complicate the information transfer machinery. And second, दूसरा तरीका इसका क्या है, the 2 RNA molecule being complementary to each other would form a double stranded RNA, and this would prevent the RNA from being translated. Hence, no translation will occur. And there the exercise of transcription would become a futile one. मतलब ये बिना मतलब का ड्रामा हो जाएगा, फालतू का, कुछ होना जाना होगा नहीं और ऊपर से प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि बिना मतलब बना दिए 2 आरएनए और आगे इसका फर्दर कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये है, इसलिए इन्होंने कहा कि दोनों नहीं काम कर सकते। नेक्स्ट जो लिखा है इन्होंने हेडिंग, यहाँ लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आता है ये देखा जाएगा। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपका एक प्रोमोटर होगा, एक जीन्स होंगी और टर्मिनेटर सीक्वेंस होंगी, 3 चीज़ें होंगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या कंस्टिट्यूट करती है। तो प्रोमोटर करती है, स्ट्रक्चर जीन करती है, टर्मिनेटर करती है। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है कि देयर इज ए कन्वेंशन in defining the 2 strand of the DNA in the structural gene, a transcription unit. Since the 2 strand have opposite polarity, एक 3 से 5 होगा, एक 5 से 3 होगा। एंजाइम जो होगा यहाँ पर हमारा होगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जैसे हमने वहाँ पीछे बताया था आपको, एक एंजाइम जो प्राइमर लगाता था। प्राइमर इज ए पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ RNA, देन हियर इज DNA विल फॉर्म द RNA। तो DNA पर डिपेंड होगा एंजाइम, होगा RNA पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। डायरेक्शन का नाम है 5 से 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलरिटी 3 to 5 एक्ट एज ए टेम्पलेट। तो आपको ये पता लग ही गया कि जो स्ट्रैंड आपका 3 to 5 होगा वही आपका क्या होगा, टेम्पलेट होगा। क्योंकि यार ऐसी बात है कि आपका जो नया आरएनए बनेगा उसकी दिशा जो होगी 5 से 3 होगी, तो उसके लिए टेम्पलेट जो होगा आपका वही रहेगा 3 से 5 वाला। एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए। ये आपको पता है कि आपका जो, जैसे मान लो दो अगर मान लो 2 स्ट्रैंड है, एक 3 से 5 वाला, एक 5 से 3 वाला है, तो 5 से 3 वाले की जो डायरेक्शन जो सीक्वेंसिंग होगी वो सेम टू सेम रहेगी जैसे कि आपकी रहेगी आरएनए की। एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन प्लेस ऑफ यूरेसिल, वो तो पता ही है, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। जो ये आपका 5 से 3 वाला जो स्ट्रैंड है ये किसी चीज़ के लिए कोडिंग नहीं करता है, क्योंकि इसको तो कुछ कोड करना ही नहीं होता, बस इसकी शक्ल जो है वो आरएनए की जैसी बनती है। क्योंकि आपको पता है 3 से 5 वाले स्ट्रैंड को जब आप टेम्पलेट मान के आरएनए बनाओगे तो आपका आरएनए जो बनेगा वो आरएनए आपका क्या होगा, ऐसा होगा UACG 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 UACG, ऐसा होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका आरएनए बनेगा। तो आरएनए की शक्ल जो होगी वो बस कोड इसके जैसी होगी। एंड आरएनए विल फर्दर कोड द प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट सेइंग दैट
कि इट इज एन कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि नॉन कोडिंग कौन सा है, तब आपका आंसर होगा कि द टेम्पलेट 1 इज नॉन कोडिंग। टेम्पलेट जो है वो नॉन कोडिंग है, और ये आपका नीचे वाला नॉन टेम्पलेट जो है ये कोडिंग है। तो आप ध्यान रखेंगे नॉन टेम्पलेट स्टैंड इज कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड इज नॉन कोडिंग। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, इतना तो ध्यान रखना ही मतलब अभी के लिए। एंड ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्टैंड। ये भी लाइन ध्यान रखनी है। सारे रेफरेंस पॉइंट जो होंगे वो आपके, जैसे प्रोमोटर होगा, टर्मिनेटर होगा, ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट जो होंगे आपके कोडिंग स्टैंड के रेस्पेक्ट में बनाए जाएंगे। ठीक है ना, कोडिंग रेस्पेक्ट के इसके रेस्पेक्ट में बताए जाएंगे आपको। एंड टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रिप्रेजेंटेटिव लो, ये समझाया गया है। इन्होंने कहा कि भाई ये डीएनए है और ये आरएनए बनाएगा, मतलब आप समझ लो कौन सा जो है 3 से 5 क्या है, कौन सा क्या बनाएगा। नीचे एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में आप देख सकते हो थोड़ा सा कि भाई यहाँ एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपकी एक प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर सीक्वेंस होती है, लास्ट में एक टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। टर्मिनेटर सीक्वेंस के पहले ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये बात करते हैं बाद में कि ये प्रोकैरियोटिक का अगर ये सीन है तो यहाँ कितनी जीन्स क्या है, कितने जीन्स होंगी, वो अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना एक यूनिट में एक प्रमोटर होता है, जीन होती है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, जहाँ जाकर के आपका ये प्रोग्राम बंद होना है, जहाँ जाकर के ट्रांसक्रिप्शन खत्म होना है। ऐसे थोड़ी पूरा डीएनए का हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जहाँ जाकर के इसको रुकना है वो उस जगह को कहते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो ये कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बताए गए हैं, आगे इसके बारे में समझाया भी गया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फ्लैंक शब्द का मतलब होता है कि उसके दोनों तरफ, स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, फ्लैंकिंग रीजन्स पर प्रमोटर होता है और टर्मिनेटर होता है। आपको ये बताया था ऊपर अभी के जो ये दोनों चीजें हैं, प्रमोटर और मतलब टर्मिनेटर, जो भी सीक्वेंसेस हैं, ये सब कोडिंग स्टैंड के रेस्पेक्ट में पढ़ी जा रही होती है। लिखा है द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रक्चरल जीन के पीछे, ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, एंड द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड। ये ध्यान रखना है आपको कि जो रेफरेंस लिया जाता है वो कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। एंड इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यानी प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर है क्या, प्रोमोटर वो जगह है, वो पॉइंट है जिस जगह पर आपका डीएनए से आरएनए बनाने वाला एंजाइम आकर के बाइंड होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज आपके कहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोमोटर पे आकर के बाइंड होते हैं। आरएनए पॉलीमरेजेस प्रोमोटर पर आकर के बाइंड होते हैं, वहीं से शुरू होगा, वहां से फिर शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स। मतलब प्रोमोटर जो होता है वही डिफाइन करता है कि टेम्पलेट कौन है, कोडिंग स्टैंड कौन है। एंड बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स्ड। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3। टर्मिनेटर जो होगा वो आपका 3' एंड की तरफ होगा, डाउन स्ट्रीम पर होगा कोडिंग स्ट्रैंड के। एंड इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वहां जाकर के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। एंड देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। इसके पीछे और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं पीछे, जो कि मदद करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भी मदद करते हैं। जब वो आरएनए में चले जाते हैं कॉपियों की, तो वहाँ भी मदद करते हैं। एंड दैट में बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू द प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के पीछे होते हैं, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम होते हैं, उधर टर्मिनेटर के डाउन स्ट्रीम भी होते हैं। एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दीज सीक्वेंसेस shall be discussed while dealing with regulation
ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब ये आगे जा कर के आपको जब जीन एक्सप्रेशन आप पढ़ोगे, मतलब जब आप पढ़ोगे कि जीन आपकी किस तरह से रेगुलेट होती हैं, हमेशा ही तो प्रोटीन नहीं बनाती रहती हैं, तो उनकी कंट्रोलिंग के टाइम पर आपको ये मिलेगा। उनके कंट्रोलिंग के टाइम पर आप पढ़ोगे ये बात कि भाई जो सीक्वेंसेस होती हैं प्रोमोटर और टर्मिनेटर के अलावा, उनका क्या काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो अ जीन इज डिफाइंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक जीन आपकी इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होती है। क्यों भाई? क्योंकि भाई आपकी जो जीन होती है, जो डीएनए का जो टुकड़ा होता है, उस जीन में आपका प्रोटीन की इंफॉर्मेशन छुपी रहती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन का कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर लगेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपकी प्रोटीनें होती हैं वही आपकी प्रोटीनें ही आगे जाकर कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपीयर होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन होगी वो आपकी एंजाइम बनाएगी, या वो हार्मोन बनाएगी, या वो आपके स्ट्रक्चर बनाएगी। तो वही क्या है, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है। एंड though there is no ambiguity that the gene are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence। मतलब आप DNA सीक्वेंस के टर्म में जीन को डिफाइन नहीं कर सकते कि जीन जो है DNA का सीक्वेंस है बस। ठीक है ना। द DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA और RNA मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंड ए जीन। अब आप ये बात समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, कि जीन, और देखो दो वर्ड यहाँ आपको मिलेंगे, जीन मिलेगा, एक सिस्ट्रोन शब्द मिलेगा। दोनों वर्ड थोड़ा समझने की बात है बस। जीन क्या है, सिस्ट्रोन क्या है। देखो आपको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ कि जीन जो है वो सिस्ट्रोन ही होता है, या फिर ऐसे कहते हैं कि मॉडर्न डेज में लोग जीन को सिस्ट्रोन कहते हैं, ऐसा मिलता है लिखा हुआ। लेकिन आप बात समझें कि सिस्ट्रोन वो जीन है, बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सिस्ट्रोन वो जीन है जो कि आपकी टीआरएनए भी बनाती है, जो कि आपकी आरआरएनए भी बनाती है, जो कि आपकी एमआरएनए भी बनाती है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये कोई डीएनए है, ठीक है, इट इज ए डीएनए। इसमें इसका ट्रांसक्रिप्शन, इस टुकड़े का यहाँ का इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये बन गया। ये एक आरआरएनए है या फिर ये एक टीआरएनए बनाएगा या फिर ये एक एमआरएनए बनाएगा। तो ये क्या था, एक ये सिस्ट्रोन था एक। लेकिन अगर आप मोर टेक्निकली अगर जीन वर्ड पर जाते हो, जीन, तो जीन इज दैट डीएनए सेगमेंट विच ट्रांसक्राइब्ड अ एमआरएनए, जो क्या बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए फर्दर पॉलीपेप्टाइड बनाता है। एमआरएनए से हम फर्दर क्या बनते हैं, प्रोटीन का चेन का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसकी कोडिंग जाती है, उसमें प्रोटीन बनती है। तो ये सिस्ट्रोन जो है, सिस्ट्रोन भी जीन ही हुआ, लेकिन सिस्ट्रोन वो जीन हुआ जिससे ये एमआरएनए बनता है, टीआरएनए भी बन सकता है, आरआरएनए बन सकता है। अब आरआरएनए की तो फर्दर प्रोटीन नहीं बनती, टीआरएनए तो फर्दर पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाते, एमआरएनए बनाते हैं। तो आप मोर टेक्निकली जीन शब्द को समझे कि जीन जो है उसको कहते हैं जो एमआरएनए बनाता है। ऐसे तो बहुत सारी जीन्स हो सकती है ना, जो ये भी होंगे, आरआरएनए वाली भी जीन होगी, टीआरएनए की भी जीन होगी, सबकी जीन होगी। लेकिन जीन मोर टेक्निकली वही है जो आपकी पॉलीपेप्टाइड बनाती है। सिस्ट्रोन जो है वो आपका क्या है, वो आपका वो डीएनए का सेगमेंट है जो आपका एमआरएनए बना सकता है, टीआरएनए आरआरएनए बना सकता है। तो सिस्ट्रोन आपका हमेशा डीएनए ही होगा, जबकि जीन आपकी आरएनए में भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम किसी वायरस की बात करते हैं तो उस वायरस के अंदर जो जीनोम होगा, किसी वायरस की बात करें अगर, तो कोई वायरस में जो जीनोम होगा, मान लो किसी वायरस में आरएनए जीनोम है,
मान लो किसी वायरस में ना ये आरएनए का जीनोम है, तो भाई आरएनए जीनोम है तो उसमें जीन भी आरएनए में ही होंगी उसके, तो जीन्स, तो जीन आरएनए में भी हो सकती हैं, जीन आरएनए में हो सकते हैं, डीएनए में हो सकते हैं, परंतु सिस्टोन जो होगा वो डीएनए ही होगा, क्योंकि सिस्टोन से हमेशा क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, एंड दैट कुड बी टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। तो आजकल जो है अभी आजकल सिस्टोन बोलते हैं इसको ना, मतलब जीन को सिस्टोन कहते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते सही से ना। तो जीन वही है जो आपकी पॉलीपेप्टाइड बनाती है। अभी आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ने की कोशिश करना, क्या लिखा है कि लिखा है डिफाइन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस के टर्म में आप डिफाइन नहीं कर सकते। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, इन्होंने कहा कि द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। ये कह रहे हैं कि जो डीएनए टीआरएनए आरएनए बनाता है वो भी क्या है, जीन है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्टोन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, देखो हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्टोन as a segment of DNA, by defining a histone as a segment of DNA coding for polypeptide, polypeptide को कोड करता है। The structural gene in a transcription unit could be monocystonic, polysystonic, ध्यान से, structural gene are of two types, इसका मतलब ये लिखा है अगर आप सिस्टोन को के टर्म उस सिस्टोन को डिफाइन कर रहे हैं, देखो ध्यान से बताया मैंने क्या बताया कि सिस्टोन जो है आपका टीआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, पर जीन जो है वो मोर अच्छे से जो जीन जो शब्द है वो एमआरएनए बनाने वाले का लिखा है, एमआरएनए का पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जीन को सिस्टोन के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं उस ठीक है जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड यानी जो सिस्टोन एमआरएनए बनाता है उसकी बात कर रहे हैं, तो जीन जो होगी आपकी वो मोनोसिस्टोनिक हो सकती है और पॉलीसिस्टोनिक हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बैक्टीरिया के केस में जाओगे, मान लो ये आपका प्रोमोटर है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं हम कि ये प्रोमोटर सीक्वेंस है, मान लो इसके आगे स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है यहाँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो बैक्टीरिया के केस में स्ट्रक्चरल जीन जो है वो पॉलीसिस्टोनिक है, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कैसी है, पॉलीसिस्टोनिक है, यानी यहाँ इसमें एक प्रोमोटर के, देखो एक प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर के आगे स्ट्रक्चरल जीन्स है, उसके आगे टर्मिनेटर है, पीछे देखो लिखा है प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है। फिर बैक्टीरिया के केस में अगर जाओगे तो प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल जीन में एक में ही इसी में यही तीन पॉलीपेप्टाइड बनाने की सिस्टोन है, 3 पॉलीपेप्टाइड बनाने की सिस्टोन है, मतलब यहाँ एक एक्स वाई ए, मतलब वंस इन ए वाइल जब एक बार यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होगा तो 3 एमआरएनए ये बनेगा, भाई ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो पूरा बनेगा एक बार में यहाँ तक, और उससे 3 पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 प्रोटीनों के 3 प्रोटीन चेन की, यहाँ पे 3 प्रोटीन चेनों के सिस्टोन लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक कहा जाएगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोट में जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, एक प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, इसके आगे स्ट्रक्चरल जीन है, तो वो यहाँ से यहाँ तक एक ही सिस्टोन है, एक बस एक सिंगल सिस्टोन, ठीक है, और सिंगल पॉलीपेप्टाइड बनेगा उससे, जब बाद में बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा और सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये अगर आपको याद रखना है तो हमारे अंदर मतलब यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, और अगर आप बैक्टीरिया की बात करते तो वहाँ कंडीशन होती है पॉलीसिस्टोनिक, मतलब एक देखो स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी
एज मोनोसिस्टोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स और पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। और इससे आगे जाओगे तो यूकैरियोट में एक और खास बात है कि यूकैरियोट में अगर आप जाओगे तो वो आपकी जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है ये यहाँ, इसमें भी टुकड़ों में है जीन। आप बात समझने की कोशिश करना कि जीन का ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। एक ही जीन है, एक ही हिस्टोन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो ऐसे टुकड़ों में है। कैसे? जैसे कि ये टुकड़ा, ये सेकंड वाला ये काम का नहीं है। काम का नहीं होने का मतलब क्या है? ये इंफॉर्मेशन में जा ही नहीं रहा आगे, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ चौथे में भी नहीं है और सिक्स के अंदर भी नहीं है। बात समझ रहे हो? मतलब जो काम का टुकड़ा है इसका, वो पहला ये है, दूसरा नहीं है, दूसरे में जो दूसरा खाली डीएनए सीक्वेंस है बट इट डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तीसरा काम करता है, चौथा भी नहीं करता है, इस तरह से। ऐसी कंडीशन है, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या होता है कि जीन जो हमारी है, जो एक तो पहली बात तो ये एक सिंगल प्रोमोटर के सामने एक स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो मोनोसिस्टोनिक है, इसमें एक ही सिस्टोन है। एक ही सिस्टोन होने का मतलब है कि इसके अंदर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही बनेगी उससे। लेकिन यहाँ आगे क्या है, ये दो काम के हिस्से हैं और फिर टर्मिनेटर है। भैया ये दोनों जो ग्रीन कलर के हैं ये कोड ही नहीं करते प्रोटीन को, पर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पूरे का होता है। आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कि कौन सा हिस्सा जीन में आएगा, कौन सा हिस्सा जीन का नहीं है, कौन सा हिस्से की प्रोटीन कोड होगी, कौन सी की नहीं होगी। तो वो तो बेचारा यहाँ से शुरू करता है और यहाँ तक छाप देता है कॉपी करके। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है नीचे एमआरएनए में, नीचे बन जाएगी आरएनए में। अब होता ये है कि आर दोज सीक्वेंसेस दे आर इंटरप्टिंग द दे आर इंटरप्टिंग द जीन। इंटरप्ट कर रहे हैं जीन को, जो वो इंट्रॉन्स हैं। तो भाई ये ग्रीन वाले जो हुए दीज आर इंट्रॉन्स, ये इंटरप्ट कर रहे हैं आपके जीन को। ये भी क्या हुआ, इंट्रॉन हुआ, ये आपके जीन को इंटरप्ट कर रहे हैं। बट दीज आर द एक्सॉन्स, आर दोज सेगमेंट ऑफ द जीन, दे आर forming they have a coding information for the polypeptide chain, है ना। they are called as exons। so देखो interrupt, मैं बार बार बोल रहा हूँ, are those sequence they are interrupting the gene, they are called as intron, उनको कहते हैं इंट्रॉन, और जो दूसरे हैं वो एक्सोन है। तो आपका जो आरएनए है उसके अंदर से पहले इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, इंट्रॉन हटाने पड़ेंगे। यहाँ जो होगा कटिंग होगी, छटाई होगी, उसके बाद इंट्रॉन हटेंगे, इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। इंट्रॉन के रिमूव होने के बाद एक्सोन जुड़ जाएंगे और फिर फर्दर उसका ट्रांसलेशन होगा और उस ट्रांसलेशन से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है ना बात। तो इसलिए ये यूकैरियोट में जो जीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट जीन यानी कि जो है मोनोसिस्टोनिक भी है, भले ही उसके बाद भी टूटा हुआ है, टुकड़ों में। तो यहाँ लिखा है कि इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। इंटरप्टेड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एंड द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। यूकैरियोट में जीन जो है वो स्प्लिट होती है। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में, बोर्ड में आता है कि स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट क्या है? एंड द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस और डिफाइंड एज एक्सोन्स। जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो एक्सप्रेस होंगे, जो प्रोटीन बनाएंगे, उन्हें कहते हैं एक्सोन्स। एंड एक्सोन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। एक्सोन जो है वो सीक्वेंसेस हैं जो मैच्योर आरएनए में बचेंगे। जो आरएनए आपका मैच्योर होने के बाद में आएगा, मैच्योर होगा, कटिंग वटिंग होके इसमें से इंट्रॉन हट जाएंगे, फिर जो बचेगा वो आपका क्या होगा, मैच्योर आरएनए होगा, दैट इज कॉल्ड एज एमआरएनए। एंड
द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, तो ठीक है, इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो ये तो भाई नहीं बचेंगे, इनका क्या ही करना है प्रोसेस्ड आरएनए में, ठीक है ना। एंड द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। मतलब आप फिर यही बात हुई कि आप केवल डीएनए सेगमेंट को जीन नहीं कह सकते ना, डीएनए सेगमेंट में तो अब ये इंट्रॉन भी आ गई, तो जीन का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए जीन। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा अजीब सा है थोड़ी बात, लेकिन आजकल क्या है, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको मिलेगा सिस्टोन जो है वो जीन होता है, सिस्टोन ही जीन है। लेकिन मैं यहाँ लिखा है, देखो सिस्टोन जो है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टोन क्या है। सिस्टोन वो जीन है या वो डीएनए फ्रेगमेंट है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए बनाएगा, टीआरएनए एमआरएनए बनाएगा। मोर टेक्निकली जीन के लिए अगर वर्ड यूज करते हो तो जीन आपकी हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन जीन। मतलब जो ये कह रहे कि अगर आप उसको जीन को, डीएनए के टुकड़े को जीन कहोगे तो फिर ये भी तो जीन ही है जो टीआरएनए बनाती है एमआरएनए। अगर लेकिन आप सिस्टोन के टर्म में डिफाइन करते हो तो फिर सिस्टोन जो है ये होता है। इन्होंने तो बताया नहीं कुछ भी, इन्होंने कहा डिफाइनिंग ए सिस्टोन एज ए सेगमेंट कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड कॉमा। अगर आप सिस्टोन के टर्म में डिफाइन करते हो जीन को तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो दो तरह की हो सकती है। अगर आप सिस्टोन के टर्म में लोगे तो दो तरह की होगी, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिस्टोन क्या है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है टाइप्स ऑफ आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि इन बैक्टीरिया, अगर आप ये देखो पहली लाइन आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो बैक्टीरिया के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो भी बैक्टीरिया के लिए पूछा जाएगा, यूकैरियोट का आपसे नहीं पूछा जा रहा होता, यूकैरियोट के बारे में पूछ ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप के आरएनएज होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए आपका राइबोसोम बनाते हैं, एमआरएनए आपका मैसेंजर होता है, मैसेज जो लेकर आता है प्रोटीन की फॉर्मेशन का। ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो आपका एमिनो एसिड को ढोता है, कैरियर ऑफ एमिनो एसिड है, और आकर के पढ़ता है कि एमआरएनए पर क्या कोड लिखा हुआ है और फिर उसकी प्रोटीन बनाई जाती है। All 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. तीनों चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। And the mRNA provide the template. tRNA bring amino acid and read the genetic code. जब mRNA बन जाता है तो mRNA आपका टेम्पलेट की तरह काम करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अब mRNA के पास है, और tRNA आपका एमिनो एसिड को लाता है और कोड को रीड करता है। तो कई बार बच्चा क्या करता है, बच्चा रीडिंग का टाइम जो ये है ना, रीड कौन करता है, ये बच्चा जो है उसको लगा देता है राइबोसोम को, कि राइबोसोम विल रीड द कोड, जबकि टीआरएनए विल रीड द कोड। टीआरएनए कम विद द एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, एंड आरआरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आरआरएनए होता है वो आपका एक तो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, एक तो आपका वो राइबोसोम बनाएगा, है ना। स्ट्रक्चर का मतलब है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना, और कैटालिटिक रोल का मतलब है एंजाइम बनाना। एक तो राइबोसोम बनाता है, और दूसरा कैटालिटिक रोल का मतलब क्या है, एंजाइम की तरह काम करता है। अभी आगे बताएंगे हम। ऐसे एंजाइम जो आरएनए के बने होते हैं उनको राइबोजाइम्स कहा जाता है। चलिए आगे लिखा, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ये स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है कि केवल ये एक ही जो है यहाँ पर बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल होता है। जैसे अगर आप यूकैरियोट पे जाओगे तो वहाँ तो भाई टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस है,
ठीक है, वहाँ अलग है 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना, और अलग अलग आरएनए अलग अलग एंजाइम बनाता है। यहाँ बैक्टीरिया के केस में एक ही तरह का एंजाइम बनाता है तीनों तरह के आरएनए। बैक्टीरिया के केस में एक ही तरह का एंजाइम तीनों तरह के आरएनए बनाता है। वो चाहे आरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे के सारे एंजाइम आपके सारे के सारे जो आपके आरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा। देयर इज सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो शुरू यहाँ से होती है बात कि देखिए ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं इसमें होता ही है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उस आरएनए पॉलीमरेज को आपके करना ये होता है कि वो बेचारा उसको यहाँ प्रोमोटर सीक्वेंस पर आकर के जुड़ना होता है, ठीक है। अब प्रोमोटर से जुड़ना होता है तो कैसे वो प्रोमोटर को पहचाने, किस तरह से वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करे कि भाई यहाँ है प्रोमोटर, ठीक है ना बात। तो इसके लिए इसको सिग्मा फैक्टर की मदद लेनी होती है। ये सिग्मा फैक्टर है एक, ये सिग्मा फैक्टर इसकी हेल्प करता है इनिशिएशन में और टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस वेयर इट बाइंड्स, जहाँ जा करके इसे जुड़ना है उस जगह को बताता है। तो आप ध्यान से सुने कि सिग्मा फैक्टर आपका क्या हुआ, इनिशिएशन फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज इनिशिएशन फैक्टर, शुरुआत कराने वाला फैक्टर हुआ, ठीक है। जाएगा सिग्मा, अभी देखो बिना सिग्मा फैक्टर के जो एंजाइम है एक आपका कहलाता है कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, तब बनता आपका होलो एंजाइम। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर बन गया होलो एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, जाकर के जुड़ जाएगा वहां पर के, जुड़वाने के बाद रिकॉग्नाइज कर लेगा प्रोमोटर को। प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर इज जस्ट अ डीएनए सीक्वेंस, फिक्स्ड डीएनए सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ द डीएनए, ठीक है ना। और लगभग जैसे यहाँ मान लो जीन यहाँ से शुरू हो रही है +1 साइड से, तो पीछे यहाँ -10 पे, पीछे और पीछे -35 ऐसे यहाँ कंजर्व सीक्वेंसेस होती हैं। कंजर्व सीक्वेंसेस मतलब अगर यहाँ बात करें तो बैक्टीरिया में ये है, ठीक है, TAT एंड दैट इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स। तो इस ये कंजर्व सीक्वेंस, इस तरह की सीक्वेंसेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कौन रिकॉग्नाइज करता है, सिग्मा फैक्टर जाएगा, बोले यहाँ से शुरू करना है, जाकर के बाइंड कर जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जस्ट आफ्टर द इनिशिएशन शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत होने का मतलब ये है कि ये अगर आपका ये ओह माय गॉड, ये अगर आपका डीएनए है तो ये यहाँ से एक मान लो ओपन कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऐसा एक खुला हुआ, और यहाँ आपका लगा रहेगा वो, ये आपका 3 to 5 स्टैंड है। और तो शुरुआत में करता क्या है कि यहाँ इसके ऊपर एक छोटा सा आरएनए बना देगा बिना मूव, मतलब वहीं के वहीं खड़े खड़े बिना मूव करे, पॉलीमरेज कहीं मूव नहीं करता, और जरा सा आरएनए बना देगा। 8-9 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा यहाँ पे बना देगा आरएनए। इसके बाद क्या होगा, आरएनए बना दिया, नाउ द सिग्मा फैक्टर विल रिलीज फ्रॉम हियर। सिग्मा फैक्टर यहाँ से अब रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम था जस्ट फॉर द इनिशिएशन, रिलीज, ठीक है, रिलीज हो गया, सिग्मा फैक्टर हट गया। अब उसके बाद यार ये होगा कि इलोंगेशन होगा। ड्यूरिंग इलोंगेशन जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है अपने आप ही खुद ही पूरा आगे चलता रहेगा, खुद ही काम करता रहेगा सारे खुद ही, और एक आरएनए लगातार बनता रहेगा जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 3 to 5 स्टैंड के, यानी 5 to 3 की डायरेक्शन में नया आरएनए आपका बनता रहेगा। मतलब ये 5 है इसका, इधर 3 होगा, ठीक है। लास्ट में जाकर के टर्मिनेशन आएगा, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होती हैं। टर्मिनेटर सीक्वेंस पर पहुंच करके वहाँ पर आपकी बुक ने बताया कि भाई ऐसा है, इसके टर्मिनेशन के लिए एक रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर जो है आपका वो एक एटीपेज है, तो जाकर के वहाँ यहाँ से जाता है इसके ऊपर से ऐसे रो फैक्टर, और जाकर के यहाँ से फाइनली जहाँ टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होती हैं, सीक्वेंस ही सब कुछ है, ठीक है, फिक्स सीक्वेंस है, टर्मिनेटर पे जाकर के भी रिपीटिंग सीक्वेंसेस आने लगती हैं यहाँ पर पे ना, रिपीटिंग। तो जीन के बीच में कभी भी रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं होती। लाइक अगर मैं कहूँ AG
अगर मैं कहूँ GC 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 इस तरह के सीक्वेंस आएंगे, तो ये जीन के बीच में कभी नहीं आती ऐसे सीक्वेंसेस। दे आर दो सीक्वेंसेस, दे आर रिपीटिंग यूनिट्स, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द जीन। तो जब भी कभी टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगी तो ऐसे सीक्वेंसेस आने लगेंगी। फिर रो फैक्टर आता है, रो फैक्टर जाएगा वहाँ एंटीपेज एक्टिविटी दिखाएगा। और जो नेसेंट RNA है आपका, नेसेंट RNA बेचारा जो बच्चा अभी बना है, इस नेसेंट RNA को यहाँ से रिमूव कर दिया गया और RNA पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, रो फैक्टर भी अलग हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन ऑफ द जीन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है भाई, यहाँ लिखा है कि RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। इट यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो NTPs को यूज करेगा एज सबस्ट्रेट, ठीक है ना, सबस्ट्रेट की तरह NTP आएंगे। और NTP मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एंड पॉलीमराइज इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, टेम्पलेट को देखा जाएगा और बनाया जाएगा नया RNA। फॉलोइंग द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्रेटी, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखा जाएगा। एंड इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स हो जाएगी, खुल जाएगा और इलोंगेशन हो जाएगा। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, मतलब एंजाइम जब थोड़ा सा RNA हमेशा एंजाइम से जुड़ा रहता है, बाकी का नीचे लटका रहता है। फालतू जो मतलब जो बन चुका है वो आगे आता रहेगा खाली, और थोड़ा सा पार्ट उसका एंजाइम के साथ अटैच रहता है, जो मैं आपको बता रहा था, लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड तक का होता है वो। वंस द पॉलीमरेज इज रीच द टर्मिनेटर रीजन, जब वो टर्मिनेटर रीजन पर पहुंच जाता है, एंड द नेसेंट RNA फॉल्स हो, जो बेचारा अभी बना RNA है वो हट जाएगा, इंसोल RNA पॉलीमरेज भी रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। नीचे इन्होंने बताया कि भाई एन इंटरगोइंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द RNA पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप, तीनों स्टेप कैसे करता है अकेला, तो विच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। द RNA पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। ये देखो, RNA पॉलीमरेज अकेला खुद से केवल इलोंगेशन करता है, जबकि इनिशिएशन के लिए इसको इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होता है, टर्मिनेशन के लिए इसको टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है ना, दोनों चाहिए होते हैं। अकेला वो शुरुआत नहीं करता, खत्म नहीं करता, उसके लिए उसके फैक्टर चाहिए होते हैं, जबकि वो इलोंगेशन का पार्ट अपने आप ही कर लेता है। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द RNA पॉलीमरेजेज, ठीक है। इन फैक्टर्स के साथ जुड़ करके उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो अल्टर हो जाती है, ठीक है, इनिशिएट करने की और टर्मिनेट करने की। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया। अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ठीक है, क्योंकि भाई देखो mRNA का हमने बताया कि आपको यहाँ बैक्टीरिया में जो जीन होती है वो टुकड़ों में नहीं होती। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यूकैरियोट में है, यानी यूकैरियोट में जो आपके बेकार इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं, इंट्रॉन्स हैं, तो इंट्रॉन को तो भाई मान लो DNA था आपका, इस DNA से RNA बना और RNA में ये आपके इंट्रॉन्स आ गए हैं, तो इंट्रॉन की तो प्रोटीन बननी ही नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, पहले इसके इंट्रॉन हटाने पड़ते हैं और RNA का साइज छोटा हो जाएगा और फिर इसकी प्रोटीन बनेगी। ये यूकैरियोट का केस है। लेकिन बैक्टीरिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, बैक्टीरिया में तो सीधा अपना एक प्रोमोटर के आगे वैसे भी कई सिस्टोन लगे हुए हैं, ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड के सिस्टोन एक साथ लगे हुए हैं। तो वहाँ क्या होता है, और सारी बात सुन लो, बैक्टीरिया में ये DNA है यहाँ पड़ा है, यही है राइबोसोम बाहरी। भाई ऐसा नहीं ना कि तुम्हारी तरह यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम निकल, न्यूक्लियस के अंदर से RNA बाहर आएगा, उसको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे आकर के राइबोसोम, फिर प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ क्या होता है, वहीं के वहीं साइटोप्लाज्म में ही जैसे ही आपका वो RNA बनता रहता है ना, जैसे जैसे RNA बनता रहेगा वैसे वैसे उसकी प्रोटीन भी बनानी शुरू, मतलब उसके ऊपर राइबोसोम भी चढ़ जाते हैं। यहाँ दोनों काम जो है एक बार में होते हैं। मतलब जैसे सपोज करो ये RNA बन रहा है तो इसके ऊपर राइबोसोम आ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ना तो इसके RNA की प्रोसेसिंग होनी, ना इसमें से कटिंग छटिंग होनी, ना ऐसा कि RNA न्यूक्लियस के अंदर से निकल के बाहर आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ दोनों चीज़ें यानी ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनना, और ट्रांसक्रिप्शन, दोनों चीज़ें बैक्टीरिया में एक साथ चलती रहती हैं। लिखा है कि एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। ठीक है बात, मतलब वहाँ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म तो है नहीं, ठीक है ना। लिखा है कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। मैनी टाइम द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि mRNA बना भी नहीं होता और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। तो यहाँ ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है।
लिखा है कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। तो स्टेटमेंट अगर आपसे मान लो ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड प्रोसेस है, तब आप उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर बैक्टीरिया में आपको कहा गया कि बताओ कपल्ड क्यों है, तब आप उसको ये लाइन लिख करके एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि कंपार्टमेंट सेम है, प्रोसेसिंग नहीं होनी, इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो एक ही बार में सारा काम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, अगली क्लास में लेकर के आएंगे आपके लिए ये सब, मतलब स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस, मतलब यूकैट का हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं। बार बार मतलब बहुत बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, देखो तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। मतलब इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू कि भाई यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी मैनी टाइम्स। यू हैव टू रीड 10 times, देन यू नो द वैल्यू ऑफ दिस बुक, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।